हेलो गाइस, दिस इज़ प्रवीण एंड मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल श्री विजन एकेडमी। और आप देख रहे हैं करंट अफेयर विद न्यूज़पेपर, जिसमें हम कवर करेंगे छत्तीसगढ़ नेशनल और इंटरनेशनल की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। डेट्स वेरी यूजफुल फॉर CGPSC एंड ऑल वेपम एग्जाम। सो चालू करते हैं। आज का पहला न्यूज़ है, छत्तीसगढ़ के 12 समुदाय भी अनुसूचित जनजाति में शामिल। राज्य के ये समुदाय शामिल हुए एसटी में। ये 12 समुदाय का नाम दिया हुआ है जो शामिल हुए हैं अभी एसटी कैटेगरी में। इनका नाम आपको याद रखना है, जैसे भारिया भूमिया के पर्याय के रूप में भूया, भूया और भूया के नाम का संस्करण को बिना बदलाव किए भारिया के रूप में भारिया को का सुधार किया गया है। मतलब अब ये जो नाम दिया हुआ भूया अब इस नाम से जाना जाएगा। ये एक अंग्रेजी नाम है जिसे चेंज नहीं किया गया है। उसके अलावा जो भरिया है, भरिया को भारिया के रूप में सुधार किया गया है। पांडव के साथ पंडो, पंडो और ये इस तरह से लिखा जाएगा, पंडो पंडो। धनवार के पर्याय के रूप में धनुवार, धनुवार को गदबा, गोंड के साथ गोंड को। तो यहाँ याद रखना, देखिए ये गोंड में नीचे ड के नीचे बिंदी नहीं है और यहाँ पे ड के नीचे क्या है, बिंदी दिया हुआ है। कोंद के साथ कोंद को, कोडाकू के साथ कोडाकू। इसमें भी देखिए इसके जगह पे क्या किया गया, कोंडागू, जिसके नीचे पे बिंदी है, इसको लिया गया है। नगेशिया और नागसिया के पर्याय के रूप में किसान, ये इम्पोर्टेंट है, किसान। धनगढ़ का परिशोधन किया गया, उसके जगह पर लिया गया है क्या, धानगढ़। और सावरा, सावरा के पर्याय के रूप में सोरा, सवरा और बिंजिया, इनको लिया गया है। तो इस तरह छत्तीसगढ़ में अभी तक देखिए कितने थे, 42 जनजाति थे। अभी तक छत्तीसगढ़ में 42 जनजाति थे, 12 और जुड़ गए। तो अब जनजातियों की संख्या छत्तीसगढ़ में कितनी हो गई है, 54 हो गई है। अब ये जनजाति बनने से इनको क्या लाभ मिलेगा, तो योजनाओं का लाभ मिलने लगेगा। इन जाति समुदायों को छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल होने के बाद इन्हें शासन से अनुसूचित जनजाति के लिए संचालित योजनाओं का लाभ मिलने लगेगा। प्लस छात्रवृत्ति, रियायती ऋण, अनुसूचित जातियों के बालक बालिकाओं की छात्रावास की सुविधा के साथ शासकीय सेवा और शैक्षणिक संस्थानों में भी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। इसी के साथ आपको ये भी याद रखना है कि जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या 78,22,902 है। 78,22,902 है। प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 1/3 मीन्स 30.62%। 30.62% क्या है इसमें, 30.62% अभी छत्तीसगढ़ में एसटी की आबादी है। इसमें से सर्वाधिक 72,31,082 ग्रामीण इलाकों में निवासरत करते हैं। तो अभी ये जो 12 जनजाति है, 12 जनजाति के जुड़ जाने से ये जो 30.62% है, अभी ये भी क्या हो जाएगा, इसका परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा आपको इसमें संविधान से रिलेटेड ये भी बात याद रखना कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाता है। तो ये अनुच्छेद आपको याद रखना, 342 के तहत जनजाति को शामिल किया जाता है। ये अधिकार भारत सरकार के पास है। ओके, ये जो अधिकार दिया हुआ है ये किसके पास है, ये भारत सरकार के पास है। और राज्यों की ओर से प्रस्ताव भेजे जाने पर जो राज्य इसकी स्वीकृति देता है। तो इतना सारा चीज़ आपको याद रखना है। जनजाति में क्या क्या याद रखना है कि जनजाति में अभी जो चेंजेस हुआ है, 12 जनजाति जोड़ी गई है, जैसे टोटल कितने हो जाएंगे, अब 54 हो जाएंगे। उसके अलावा किसी भी एससी को एसटी में कन्वर्ट करने के लिए जो संविधान में प्रावधान किया गया है वो है आपका 342। इसके अलावा आपको यह याद रखना है कि किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति में जो शामिल करने का अधिकार है वो है किसके पास, भारत सरकार के पास। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है मनुस्मृति को लेकर। मनुस्मृति के 12 अध्याय हैं।
मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं जिनमें 2684 श्लोक हैं। ये प्राचीन विशाल ग्रंथ है। इस ग्रंथ को भारतीय प्राचीन संविधान भी कहा जाता है, लेकिन इसके कुछ अध्याय को लेकर हमेशा विवाद रहा है। तो इस टॉपिक में आपको एक चीज़ याद रखना है कि मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं। तो मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं। कितने श्लोक हैं? तो 2684 श्लोक हैं। यदि एग्जाम में पूछता है कि किस ग्रंथ को प्राचीन भारतीय संविधान कहा जाता है, तो मनुस्मृति को प्राचीन भारतीय संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है मानव विकास सूचकांक अभी चुनौती। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद SDI सूचकांक में भारत को 72 स्थिति नीतियों की ज़मीनी सच्चाई का अंतर दर्शाती है। मतलब मानव विकास सूचकांक SDI मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है, इसमें अभी आपको याद रखना, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक 2021 में 179 देशों की सूची में जो भारत है वो कितने नंबर पर है? 132वें पायदान पे है। तो ये इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें क्या है कि इससे पहले एक बार करंट अफेयर में बताया था कि जो भारत है वो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, और इसने अभी किसको पिछाड़ के किसके स्थान पर? ब्रिटेन के स्थान पे। ये आपको बताया जा चुका है कि ब्रिटेन के स्थान पर 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई भारत, लेकिन अभी भी इसके SDI में कोई सुधार नहीं हुआ है। तो आपको ये याद रखना है कि वर्ष 2021 में भारत का जो SDI था वो कितना था? तो जो उसका SDI था वो था आपका 132। तो ये रैंक आपको याद रखना है कि कितना था? 132। नेक्स्ट न्यूज़ है रेपो रेट फिर बढ़ा सकता है RBI। मतलब महंगाई दर को देखते हुए RBI ने फिर से अपना रेपो रेट बढ़ा लिया है। तो आपको इतना याद रखना है इस न्यूज़ में कि वर्तमान में जो रेपो रेट चल रहा है वो चल रहा है कितना? 5.40% क्या चल रहा है? अभी रेपो रेट है, और इसके बावजूद मुद्रास्फीति 6% से ऊपर बनी हुई। इतना रेपो रेट होने के बाद भी अभी जो मुद्रास्फीति दर है वो कितनी है आपकी? 6% है। तो जो भी आगामी ADO का एग्ज़ाम देने वाले हैं उसमें जो बैंकिंग प्रणाली है, तो उसके लिए आपको याद रखना है कि अभी वर्तमान में RBI का रेपो रेट कितना है? 5.40% है। नेक्स्ट न्यूज़, मंत्रिमंडल ने मेजबानी के लिए गारंटी पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी। तो इस न्यूज़ में आपको इतना याद रखना है कि केंद्रीय मंडल ने भारत में FIFA अंडर-17 महिला विश्व कप फुटबॉल 2020 की मेजबानी के लिए गारंटी पर हस्ताक्षर कर दिया है। और इस न्यूज़ में देखिए फिर से आपको याद करा दे रहे हैं कि जो FIFA अंडर-17 वर्ल्ड कप है वो इस बार कहाँ पे होने वाला है? वो इस बार होने वाला है हमारे इंडिया में होने वाला है। और ये जो चलेगा ये चलेगा आपका 11 से 30 अक्टूबर के बीच में। 11 से 30 अक्टूबर के बीच में चलेगा आपका FIFA महिला वर्ल्ड कप, और इसके लिए मंजूरी है। फिर देखिए यहाँ पे लिखा है सूचना प्रसारण और युवा खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। तो इसके साथ आपको यह याद भी रखना है कि जो हमारे खेल मंत्री हैं वो कौन है? अनुराग ठाकुर हैं। देखिए ये वाला जो न्यूज़ है, मार्च 2023 तक सभी सहकारी बैंक शाखाओं में ATM होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग ADO का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सहकारिता के दृष्टि से। तो अब क्या जो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं श्री भूपेश बघेल जी, उन्होंने ये कहा है कि जितने भी हैं, मतलब जो भी सहकारी बैंक जो ऋण देते हैं, तो उनको निश्चित किया गया है कि वो अपनी जमा पूंजी का 60 से 40% तक ऋण का वितरण जरूर करेंगे। और ऐसा सहकारी बैंक की शाखा खोलने का मतलब ये है कि जो लोग दूर दूर रहते हैं, दूरस्थ अंचल में भी वो इस चीज़ का लाभ उठा पाएँ। तो आपको इतना याद रखना है कि कितना उसको वितरण करना है। सहकारी बैंक की जो शाखा हैं जितने भी हैं उनको अपनी जमा पूंजी का 40 से 60% तक ऋण वितरण करना है। अब इसके अलावा अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो पेनाल्टी पर CEO की जिम्मेदारी रहेगी। विशेष सचिव की बैठक में, यहाँ पे देखिए, विशेष सचिव की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि KYC के कारण बैंकों को पेनल्टी लगने की दशा में अगर KYC हो रहा पेनल्टी लगेगा तो उसके लिए संबंधित बैंक का मुख्य कार्यपालन अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा। तो इसको आपको याद रखना है कि यदि सहकारी बैंक में किसी भी तरह का पेनल्टी अगर लगाया जाता है तो उसके लिए वहाँ का मुख्य कार्यपालन अधिकारी ही जिम्मेदार होगा। और साथ ही ये बताया है कि बैठक में
बैठक में RDF के तहत 725 नवीन समितियों के गोदान सा कार्यालय का निर्माण पूर्ण कर 2023 में सभी को शिफ्ट करना है। तो इसका मतलब ये है कि अभी जो गोठान जो समिति थी जहाँ धान खरीदते थे, तो आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले कितना था, 1333 था और ये 725 नए बन रहे हैं, 725 नए बन रहे हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 538, 5, 7, 3, 10 और 1। तो वर्तमान में जो भी धान खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़ के कितनी हो जाएगी, 2058 हो जाएगी। तो जो भी ADO का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खासकर ये जमा पूंजी याद रखना है कि अपनी जमा पूंजी का कितना % वो वितरित करेगा, तो 40 से 60%। इस न्यूज़ में आपको इतना याद रखना है कि जो ये बतरा बांध दिख रहा है, ये आपका जो बतरा बांध है, इसका संबंध किस जिले से है, तो इसका संबंध है क्या, सूरजपुर से। जो छत्तीसगढ़ का जो सूरजपुर जिला है वहाँ पे ये बतरा बांध स्थित है। बाकी इससे संबंधित कोई भी न्यूज़ पूरा पढ़ना हो तो ये पूरा आप पढ़ सकते हैं। फिर देखिए आज की न्यूज़ में दिया है समरकंद में मिलेंगे मोदी और पुतिन। तो आपको पता है कि SCO की जो बैठक है, SCO की बैठक कहाँ होने वाली है, समरकंद में होने वाली है, ठीक है। और इस समरकंद में इसकी बैठक होगी। समरकंद कहाँ पे हो, तो ये बता चुका हूँ मैं आपको पिछले वीडियो में कि समरकंद जो है वो आपको उज़्बेकिस्तान में है। और इस SCO का जो संस्करण चलने वाला है अभी, वो चलने वाला है क्या, इसकी ये 22वीं बैठक होगी। और इसमें कौन कौन से देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष मिलने जा रहे हैं, तो आपको बता चुके हैं, इंडिया है, चाइना, रशिया, ईरान, ये 5 देश इसमें मिलने जा रहे हैं। और इनके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का नाम भी आपको याद रखना है। उसके अलावा इस न्यूज़ में यह है कि दिसंबर में भारत करेगा UNSC, ठीक, इसकी अध्यक्षता करने वाला है 2023 में SCO और G20 की बैठक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि 2023 में SCO, अभी जो SCO हो रहा है उसकी बैठक कहाँ हो रही है, समरकंद में हो रही है। लेकिन इसके बाद 2023 में जो SCO की बैठक होगी वो होगी आपकी कहाँ, भारत में। और G20 की भी जो बैठक होगी वो होगी कहाँ, भारत में होगी। तो इसको आपको याद रखना है, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। और फिर से आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस न्यूज़ को एक बार ज़रूर पढ़िए आप, ठीक। रूस और भारत के जोड़ने की अहम भूमिका निभा सकता है ईरान। इसमें दिया PM मोदी की रूसी राष्ट्रपति पुतिन के अलावा ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के साथ द्विपक्षीय बैठक होनी है। तो ईरान के जो राष्ट्रपति उनका नाम क्या है, इब्राहिम, आई से ईरान, आई से इब्राहिम। इस बैठक से पहले ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि ईरान केंद्रीय एशिया और रूस को भारत से जोड़ने के लिए अहम भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय प्रबंधकों के बावजूद भारत और ईरान के आर्थिक संबंध लगातार मजबूत बने हुए। अभी ईरान के उत्पादों का भारत 5वां बड़ा आयातक है, जबकि भारत ईरान के लिए 4था सबसे बड़ा निर्यातक है। मतलब अगर ईरान वहाँ से कोई भी चीज़ भेज रहा है तो उसके लिए 5वां बड़ा आयात, मतलब उसे लेने के मामले में भारत 5वां बड़ा आयातक है और देने में 4थे नंबर पे है, यहाँ से जो भी चीज़ निर्यात किया जाता है। और जबकि ये स्थिति तब है जब भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया है। तो अभी हाल ही में जो है भारत ईरान से तेल नहीं खरीदता है, उसके बावजूद ये वहाँ के लिए 4था सबसे बड़ा निर्यातक है। तो आपको ये भी याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके राष्ट्रपति का नाम याद रखना, इब्राहिम रईसी। सो गाइस, आज के न्यूज़पेपर करंट अफेयर में आप इतना ही है। वीडियो को अच्छे से देखिए, बार बार रिपीट करके बता सकते हो। जितने भी जगह मैंने मार्क किया है वो सारे चीज़ को अपने आप नोट्स बनाइए, क्योंकि जो भी चीज़ रिटर्न होता है, मतलब जो चीज़ बार बार होता है न्यूज़पेपर में, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम। सो आई थिंक सो you understand what I'm saying you. So thank you so much for watching this video.